गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट मॉड्यूल उसकी तरफ मूव ऑन कर रहे हैं और उसका नाम है कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, अभी तक हम लोग ने 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कर लिए हैं। 4th चैप्टर हम लोग का कंज्यूमर राइट्स है, उसके बाद में 1-2 चैप्टर्स आपके और रिमेनिंग है। ठीक, तो कंज्यूमर राइट्स की बात करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ आपके आ जाते हैं कि राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स क्या हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव आपके दे देगा ऑब्जेक्टिव में और 4 ऑप्शन लगा देगा, पूछेगा कि क्या कंज्यूमर के राइट्स हो सकते हैं। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि कंज्यूमर राइट्स कौन से एक्ट के थ्रू कंज्यूमर्स को राइट्स मिलते हैं। ठीक है, कंज्यूमर राइट्स ये पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा एक्ट है इंडिया के अंदर, या कौन से दिन हम लोग कंज्यूमर डे मनाते हैं, और कंज्यूमर्स को किस किस तरीके के मार्क, हॉलमार्क वगैरह जैसे होते हैं ना, ISMI होता है, हॉलमार्क होता है, ऐसे कौन सा मार्क चेक कर लेना चाहिए। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपकी अवेयरनेस से रिलेटेड वो ऐसे क्वेश्चंस इसमें पूछ लेता है। ठीक है, तो कंज्यूमर राइट से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है उनका डिस्कशन करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो कंज्यूमर राइट से रिलेटेड पहली चीज़ आपके सामने ये इमेज दिख रही होगी सबको। ठीक है, इसका कोई सेंस बताएगा कि क्या लॉजिक है कंज्यूमर राइट्स में इस इमेज को लगाने का। सर इसमें 3 लोगों की बात की गई है। हाँ ठीक है, 3 लोगों की बात हो रही है। हाँ, 3 तरीके के लोग कौन हैं वो ये भी बता दो। एक कंज्यूमर लोग हैं। अच्छा, और सर एक शायद वो शॉपकीपर लोग हैं, और शायद एक गवर्नमेंट लोग। अच्छा, यहाँ तीनों लोगों की बात हो रही है और हर इमेज में तीनों लोग आएंगे। कंज्यूमर भी आएगा, फोरम भी आएगा, कंज्यूमर फोरम, और जो आपको कंज्यूम कराएगा वो गुड्स को, जो प्रोड्यूसर होगा वो भी आएगा। कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर फोरम। कंज्यूमर फोरम को ही हम लोग गवर्नमेंट भी कहेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो अगर ये पहली इमेज आपको दिख रही है, आंखें बंद करके एक बंदर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कंज्यूमर्स कोई प्रोडक्ट को ख़रीदने जा रहे हैं तो उनको आंखें बंद करके उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदना चाहिए। या आपकी ड्यूटी है कि आप उसको चेक करो, एटलीस्ट क्रॉस चेक करो कि जो प्रोडक्ट्स हम लोग कंज्यूम करने जा रहे हैं वो हमारे लिए सेफ़ है, वो प्रोडक्ट ठीक है या वो ख़राब है। कुछ पहली ड्यूटी आपकी है, तो आंखें बंद करके ये काम नहीं करना है। दूसरी याद ये किसको दिला रहा है, कंज्यूमर फोरम को भी दिला रहा है। यस यस हाँ, तो सर क्या हमको उस पर भरोसा रखना चाहिए कि देख के लेना चाहिए? बिल्कुल देख के लेना चाहिए, एकदम भरोसा नहीं करना चाहिए। जब गवर्नमेंट ने आपको साफ साफ बोल दिया है कि पहले ड्यूटी आपकी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट से पहले क्यों आती हैं, इसीलिए आती हैं। पहले आपकी ड्यूटी है कि आप वो ड्यूटी चेक कर लो कि जो प्रोडक्ट आप कंज्यूम करने जा रहे हो आपने उसको चेक। जब आप कंप्लेंट करने जाओगे फोरम के अंदर तो फोरम वाले सबसे पहले आपसे यही पूछेंगे, जब आप ये प्रोडक्ट को खरीद रहे थे तब क्या आपने इसको चेक नहीं किया था। सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा। तो बिल्कुल चेक कर लेना चाहिए, एक बार आप क्रॉस चेक करिए। उसके बाद भी अगर उसने आपको इतना ट्रस्ट दिला दिया, प्रोड्यूसर ने, आपके साथ चीटिंग हुई, कुछ ऐसा हुआ, फ्रॉड हुआ आपके साथ में, तब आप कंज्यूमर फोरम में जा रहे हो, तब वो कंज्यूमर फोरम वाला आपकी बात सुनेगा। ठीक है, ये चीज़ प्रूव करिएगा। हाँ हाँ हाँ, सर अगर ये कोई बैंक होता तब? बैंक होते, बैंक होता ये सर बैंक तो करके करना। हाँ बैंक्स करते तो वहाँ पे बेटा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है। ठीक है, यहाँ पे कंज्यूमर्स फोरम एक्ट लगता है, कंज्यूमर्स रेगुलेशन एक्ट लगता है, वहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है। वो लॉज अलग होते हैं, यहाँ पे कंज्यूमर्स के लॉ अलग होते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये इस तरीके की चीज़ें लगभग तीनों लोग यही बता रहे हैं। खामोश नहीं रहना। अगर आपके साथ में कोई फ्रॉड हुआ है तो आप जाइए, कंज्यूमर फोरम है, गवर्नमेंट है आपके पास में, आप जाके अपनी कंप्लेंट भी दर्ज कराइए। ठीक है, या फिर कान बंद करके गवर्नमेंट को भी बोल रहा है, कंज्यूमर फोरम को बोल रहा है कि आपको कान बंद करके नहीं बैठना है, एटलीस्ट उन लोगों की आवाज़ सुननी है अगर वो कंज्यूमर्स परेशान है। ठीक है, उनकी बात भी सुननी। तो हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि हु इज़ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर किसको कहते हैं। ठीक है, तो जो सामान खरीदता है आपसे। हाँ एकदम, एक डेफिनेशन इसकी ये भी हो सकती है कि जो सामान खरीदता है, द वन हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, या अपने कंजम्पशन के लिए जो भी सामान को खरीदेगा वो कंज्यूमर होगा। ठीक है, एक डेफिनेशन इसकी ये भी हो सकती है कि
वो सामान खरीदने के बदले में कंज्यूमर है और तरफ प्रोड्यूसर है, तो वो उसको अपनी चीज़ के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी विलिंगनेस के हिसाब से वो प्रोडक्ट को खरीदे और उसके बदले में पे कर दे, तो वो क्या कहलाएगा, वो भी कंज्यूमर कहलाएगा आपका। ठीक है, तीसरा कंज्यूमर आपका वो भी कहलाएगा कि जो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर ले, जो वो कंज्यूम कर रहा है और उस प्रोडक्ट को बाद में फर्दर यूज़ ना कर पाए, तो वो भी कंजम्पशन ही कहलाता है, तो वो भी कंज्यूमर ही करता है, वो भी कंज्यूमर का काम है। ठीक है, तो कंज्यूमर इज अ सिंपल डेफिनेशन, आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हो। अगर हाँ यस, बार्टर सिस्टम में बिल्कुल कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर होता है, वहाँ पे भी क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, वहाँ पे भी खरीदता ही तो है वो। हाँ, तो गुड्स को भी तो वो खरीदता ही था। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, तो वहाँ पे जो बंदे को नीड है किसी चीज़ की, जो गया है, जिसने क्या करा, इनिशिएट किया है कि मेरे को ये गुड चाहिए, इसके बदले मैं आपको ये गुड दूंगा, तो जिसने इनिशिएट किया वो कंज्यूमर है, उसको वो प्रोडक्ट चाहिए था इसलिए वो उनके पास में गया और उसने भी बोला चलो मेरी सुविधा के हिसाब से, तो मुझे भी थोड़ी बहुत इस चीज़ की ज़रूरत थी, तो चलो मैं भी अपना दे रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा पर्सन भी दे देता है। तो कंज्यूमर वो है जो इनिशिएट करता है, जो जाता है प्रोड्यूसर के पास में, तो प्रोड्यूसर उसको उसके बदले में वो चीज़ देता है। अब यहाँ पे करेंसी सिस्टम हो जाता है कंज्यूमर की, यहाँ पे जो बात करते हैं वो बार्टर सिस्टम हो जाता है, लेकिन कंज्यूमर और प्रोड्यूसर हर जगह रहते हैं। ठीक है, मार्केट सिस्टम ही जो है वो आपका यही कहलाता है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बेसिस पे ही होता है। ट्रांजैक्शन किसी भी फॉर्म में होगा तो वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बेसिस पे ही होगा। ठीक है, चलिए आगे, हु इज़ अ कंज्यूमर, आपको समझ आ गया कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर के बाद में हम ये देखते हैं कि ड्यूटीज़ क्या हो सकती हैं कंज्यूमर की। मैंने क्या बोला, सबसे पहले हमको अपनी ड्यूटीज़ पता होनी ज़रूरी है, उसके बाद में हम अपने राइट्स की बात करेंगे। ठीक है, आप कंप्लेंट करने पहुँचोगे तो सबसे पहले यही पूछा जाएगा आपसे कि आपने चेक किया भी था या नहीं किया था, या आप ऐसे ही आरोप लगा रहे हो। ठीक, तो आपके पास में उसके लिए सबूत कुछ होने चाहिए, इसलिए। ठीक है, तो इसके सामने कहीं ना कहीं कुछ ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं आपकी। ड्यूटीज़ को आप लोग देखो बहुत ध्यान से, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं हमारे सामने। एक तो ये बाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, हम क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदें और उसका प्राइस भी ठीक ठाक हो, ये हमारी ड्यूटी है, ये हम ही को चेक करना है, प्रोड्यूसर तो चेक करके देगा नहीं। ठीक है, वेट्स, मेजर्स, ये सारी की सारी चीज़ें परचेस करने से पहले हमको देखना ज़रूरी है। ठीक है, हम उसके लेबल को, जो उसका लेबल लगा हुआ होता है, उसके ऊपर जो प्राइसेस लिखे होते हैं, एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, ये सारी की सारी चीज़ें हमको, हमारी जिम्मेदारी है, हमको देखना है कि उसके ऊपर ये सारी चीज़ें हैं मेंशन या नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में हमको बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा, जो भी प्रोडक्ट हम लोग खरीद रहे हैं, वो सेल या परचेज का जो भी टर्म्स एंड सर्विसेज हैं उन सबको समझना पड़ेगा। उसके ऊपर अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उनको भी हमको फॉलो करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही। यस सर, अगर कोई गुड है सर, जैसे कि गुड है, उसमें सर को क्या कोई एक्सपायरी या मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है? हाँ बिल्कुल होती है, एकदम होती है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदना चाहोगे, हर चीज़ की। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो। सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे कोई गुड है सर, अगर उसको एक्सपायर होता है, मतलब हम लोगों ने ये लिया लेकिन वो उस टाइम पे एक्सपायर हो चुका है, तो सर क्या उसमें इसका रोल है कि हम लोग कंज्यूमर को ला सकते हैं उसके बाद? पहले तो जिससे आपने उसको ख़रीदा है, जो प्रोड्यूसर है जिसने आपको वो बेचा है, सेल किया जिसने, पहले तो ये जिम्मेदारी आपकी है, आपने एक्सपायरी ख़रीदा क्यों। ठीक, आपको चेक करना चाहिए था। उसके बाद भी अगर आपने ख़रीद लिया है, आप चले जाओ उसके पास में जिसने आपको बेचा, कहना भैया ये गलती से आ गई हमारे पास में और ये एक्सपायरी हो चुकी है, हमको नहीं चाहिए ये चीज़। ठीक, वो पहली चीज़ तो वापस करेगा। अगर वो रिटर्न नहीं करता है उस चीज़ को, उसके बाद में आपके सामने तीसरा रास्ता खुला है, कंज्यूमर फोरम। फिर आप जाते हो कंज्यूमर फोरम पे और वहाँ पे जाके अपनी कंप्लेंट डाल सकते हो कि इन्होंने मेरे को धोखे से या वैसे कुछ भी करके इन्होंने मेरे को ये प्रोडक्ट दिया, उसकी एक्सपायरी थी, मैं रिटर्न करने गया तो इन्होंने रिटर्न नहीं किया, मैं इनकी कंप्लेंट यहाँ पे दर्ज कराना चाहता हूँ। उनकी कंप्लेंट दर्ज हो जाती है, उनके ऊपर पेनल्टी पड़ती है अगर ये चीज़ प्रूव हो गई तो। ठीक है, तो उससे पहले तो हमारी ड्यूटीज़ हैं, हमको पहले खुद चेक करना है कि वो प्रोडक्ट जो हम कंज्यूम करने जा रहे हैं वो हमारे लिए सेफ़ है या नहीं है। अगर हमारे लिए सेफ़ होगा तब हम उसको ख़रीदें, नहीं है सेफ़ तो ना ख़रीदें। उसके बाद में भी कभी कभी क्या होता है, अब हर कोई तो एजुकेटेड है नहीं,
लिटरेट है नहीं, सबको पता तो नहीं है ना। पूरे भारत के अंदर अगर आप देखो सभी लोग तो लिटरेट नहीं है, सबको तो पढ़ना नहीं आता। अगर उसी दुकानदार ने, शॉपकीपर ने किसी पर्सन को जो इलिटरेट है उसको गलती से वो प्रोडक्ट दे दिया और उसको धोखे में दे दिया, पहले तो वो जाएगा कि भाई आपने मुझे ये धोखे में दे दिया या मुझे इससे ये नुकसान हुआ। चलो वो वापस भी नहीं गया, उससे उसका कोई नुकसान हो गया, पर्सनल लॉस हो गया, बहुत तबीयत ख़राब हो गई, कुछ ऐसा हो गया, उसको हॉस्पिटलाइज़ कराना पड़ा, ठीक है, या बाई चांस उसकी डेथ हो गई उस चीज़ से, ठीक। तो इस सब का जिम्मेदार शॉपकीपर होगा और कंज्यूमर राइट इसके अगेंस्ट में एक्शन भी लेता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए कंज्यूमर राइट्स को बनाया गया था। अभी धीरे धीरे चलेंगे जब हम लोग आगे तो इन सब चीज़ों की बात भी करेंगे। अरे बहुत पूछो, जितने पूछना पूछो, आखिरी क्यों पूछोगे, पूछो। सर जैसे ये जो कंज्यूमर राइट है सर, ये एक्ट जो है ये केवल इंडिया में लोगों के लिए है कि सर फॉरेनर नहीं, कोई फॉरेनर के साथ रहता हो तो उसके लिए आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 19, 14 to 19 आपके जो आर्टिकल्स होते हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर, उन फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल के अंदर कंज्यूमर के राइट्स भी आते हैं, ठीक है। और उन राइट्स में से कंज्यूमर के राइट्स जो होते हैं फॉरेनर्स के लिए भी होते हैं, जो फॉरेनर्स इंडिया के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखो, क्लियर? ओके सर। हाँ, ठीक है। चलो, कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट कैसे किया जाता है ये चीज़ भी आपको पता होना ज़रूरी है। बहुत अच्छे से ये चीज़ आप लोग को पता भी है। यूट्यूब भी चलाते हो, टेलीविज़न भी चलाते हो, मैगजीन्स भी पढ़ते हो, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो, तो उन सब के अंदर बहुत बड़े बड़े एडवर्टीज़मेंट्स आते हैं हमारे सामने, ठीक है। उन एडवर्टीज़मेंट्स के सामने जब वो एडवर्टीज़मेंट हमारे सामने आते हैं तो उस सिर्फ और सिर्फ उसकी क्वालिटीज़ के बारे में हमको बता दिया जाता है कि ये प्रोडक्ट जो आपका है वो ये फ़ायदे हैं इसके, ठीक है। और नीचे उसके स्टार लगा दिया जाता है, छोटा सा देखा होगा, बहुत छोटा सा स्टार लगा देते हैं और स्टार लगा के लिख देते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ठीक है। वो टर्म्स एंड कंडीशन हमको नहीं पता होती कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर हम उस एडवर्टीजमेंट के देख के ये सारी की सारी चीज़ें कंज्यूम करने पहुंच जाते हैं तो हमको वो टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में तो पता नहीं होता है, हम उसको कंज्यूम भी कर लेते हैं। बाद में इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो टर्म्स एंड कंडीशन दिखा के भी हमको क्या करा देते हैं कि देखो भाई हमने तो टर्म्स एंड कंडीशन लिखा था, स्टार लगाया हुआ था, अब आपने नहीं पढ़ा तो इसमें हमारी कोई फॉल्ट नहीं है, हमारा कोई पेनल्टी नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूसर को भी तो अपनी जान बचानी है, जो बेच रहा है उसको भी तो अपने आप को बचाना है ना। तो उसको प्रॉफिट भी चाहिए, अपनी जान भी बचानी है, तो प्रॉफिट भी कमाता है और वो टर्म्स एंड कंडीशन नीचे लिख के और वो एडवर्टीजमेंट भी करा देता है, ठीक है। तो उसकी कोई भी बैड क्वालिटीज़ के बारे में हमको नहीं पता होता, क्योंकि एडवर्टीजमेंट हमारे सामने इस तरीके से पेश किए जाते हैं कि उसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, ठीक है। तो जब वो एडवर्टीजमेंट आते हैं तो कंज्यूमर्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट इसी चीज़ से होते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे दिखा देता है, कितने सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, खास करके जो लड़कियाँ यूज़ करती हैं, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स दिखा देगा टीवी के अंदर, टेलीविज़न के अंदर। अब उसको देख के खरीद लेती हैं लड़कियाँ, जब खरीदी मुँह पे लगाया तो मुँह पे हमारा पूरी तरीके से क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जगह जगह तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। अब वो इन्फेक्शन जो हो जाता है उसको लेके वो जा सकती हैं कंज्यूमर कोर्ट्स में कि इनके प्रोडक्ट ने मेरे को कहीं ना कहीं नुकसान किया, तो कंज्यूमर कोर्ट्स आपसे पूछेगा कि आपने इसके ड्रॉबैक्स और एडवांटेजेस नहीं पढ़ी थी क्या पहले, तो वो कहेंगे हाँ पढ़ी थी मैंने। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन जो स्टार लगा के नीचे लिखा होता है उसके अंदर वो लिख देते हैं साफ साफ कि सबसे पहले डॉक्टर की एडवाइस ले ले इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले। आपने एडवाइस तो लिया नहीं जाके, ठीक है, आपने किसी को दिखाया तो नहीं और आपने उसको प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे वो लोग बच भी जाते हैं, ऐसे भी होता है। इसलिए सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी है, ड्यूटीज़ हमारी हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी चीज़ को हम कंज्यूम करने से पहले सबसे पहले खुद चेक कर ले कि हम उसको कंज्यूम करने जा रहे हैं तो वो हमारे लिए ठीक है या नहीं, ठीक है। उसके बाद में फिर हम उन चीज़ों को खरीदें या यूज़ करें, ठीक है। तो ऐसे क्या होते हैं, कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट भी किए जाते हैं, ठीक। और एक्सप्लॉइट करने के कुछ ऐसे तरीके भी हैं कि किस किस तरीके से कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट होते हैं वो देख लो, क्योंकि ये ऑप्शंस बन सकते हैं आपके, ये ऑप्शन बन सकते हैं कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट कैसे कैसे होते हैं। पहला है सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की बात आती है, जैसे क्या होता है कि जिस प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या करा जाता है कि वो मान लिया बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, और जब बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो जल्दी इंसान उसकी बैनर या बैच या लेवल पढ़ता नहीं है और उस प्रोडक्ट को खरीद कर चला जाता है। जैसे मेडिसिन का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, PCM पैरासीटामॉल की जब बात होती है, बहुत हाईली डिफाइंड मेडिसिन है,
उसको ख़रीदने से पहले हमको बिल्कुल चेक करना चाहिए, लेकिन कई सारे लोग चेक नहीं करते कि चलो ये दे रहे हैं तो फिर करंट की ही दे रहा हूँ, कुछ आसपास की दे रहा हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है वो आउट ऑफ डेट होती है और वो हमको कहीं ना कहीं किसी तरीके का शारीरिक नुकसान पहुँचा सकती है। तो ये सब स्टैंडर्ड क्वालिटी जो होती है उसमें एक्सपायरी डेट को चेक करना ज़रूरी है, हम उस क्वालिटी के चक्कर में ना चले जाएँ। ठीक, दूसरा दे रहा हाई प्राइसेस। ठीक, उसके ऊपर एक प्राइस रेट भी तो लिखा हुआ है, MRP जिसको हम लोग कहते हैं, मिनिमम रिटेल प्राइस हमारा जो होता है वो भी तो मेंशन किया जाता है। तो वो मेंशन जितना किया गया है, ओ सॉरी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होता है आपका, ठीक है, हाँ वो बातों बातों में निकल जाता है कभी कभी स्पीड में। तो जो रिटेल प्राइस आपका जो MRP लिखा हुआ होता है उसके अंदर, तो वो उसके अंदर जो प्राइस लिखा हुआ है उससे ज़्यादा पे प्रोडक्ट अगर आप खरीद रहे हो तब भी आप एक्सप्लॉइट किया जा रहे हो। ठीक है, MRP से हमेशा प्राइस कहीं ना कहीं डाउन ही होता है, कम ही होता है। यस सर, जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक 40 रुपीज की अगर उसको 45 रुपए बेच रहे हैं, 5 रुपए ठंडा कर देंगे, वो गलत है, तो गलत है, एकदम गलत है, रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। वो ठंडा वंडा करने के सब प्राइजेस इंक्लूड होके ही आते हैं। जब वो शॉपकीपर ख़रीदता है जो 40 MRP उस पर लिखी हुई होती है उसको वो पड़ती है 32, 33, 34 रुपीज़ की। तो 5-6 रुपये तो वो पहले ही कूलिंग के अपने ले लेता है ना, उसके अंदर कितने कूलिंग में लग जाएंगे, 1-2 रुपये लग जाएंगे, तो उसके रुपये तो वो पहले ही ले लेता है। अगर वो कूलिंग के करने के अलग से चार्जेस कर रहे हैं तो वो गलत है, रॉन्ग होता है। ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ये गलत होता है। ठीक, वो गलत है। हाँ बिल्कुल करते हैं। तो ऐसे लोगों को बोलना चाहिए कि आप गलत है, MRP प्राइस से ज़्यादा हम लोग पे नहीं करेंगे। हम ही लोग होते हैं ना, हम लोग के पास। हाँ तो फिर तो ऐसे लोगों के अगेंस्ट में तो फिर बहुत अच्छे से हाँ वो बोल के भी ले लेते हैं आज के टाइम में। वो तो कह देंगे हमने तो बोल के लिया था, ऐसी चीज़ें। और कुछ लोग मिटा भी देते हैं, जैसा अभी किसी ने बोला कोई मिटा भी देते। तो जो मिटा देते हैं उसके लिए तो आपके पास में टेक्नोलॉजी है, तुरंत गूगल कीजिए, चेक कीजिए ये सारी चीज़ें। लेकिन हम सब लोग करते क्या है कि चलो 5-10 रुपये के चक्कर में कौन ये सब चीज़ें करे। और यही 5-10 करके जो करप्शन बढ़ता चला जा रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, वो आज के टाइम में कहाँ से कहाँ पहुँच गया है हमको अंदाज़ा भी नहीं है, कि उसको ख़त्म करना इम्पॉसिबल सा दिखता है ना। तो इसलिए हर एक चीज़ पे स्टेप लेना ज़रूरी होता है, भले से वो 1 या 2 रुपए की चीज़ क्यों ना हो, है ना। तो हर किसी को अपने राइट्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और जब राइट्स हमको मिले हुए हैं तो उनको यूटिलाइज़ भी उसी तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें सब ध्यान रखने की हैं हमारे लिए, हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कहीं ना कहीं। ठीक, तो हाई प्राइसेस का हो गया। डुप्लीकेट आर्टिकल्स भी होते हैं बहुत सारे, कुछ डुप्लीकेट्स प्रोडक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, अब कई सारे एडिडास वगैरह के शूज़ देखते हो आप लोग, मार्केट के अंदर बिकते हैं। वही एडिडास के शूज़ जो होते हैं ओरिजिनल के अलावा क्या होते हैं, डुप्लीकेट भी कुछ लोग बेच रहे हैं, उसी प्राइसेस के ऊपर बेचा करते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी टी-शर्ट्स होती हैं, बहुत सारे और भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, वॉचेस वगैरह हैं, जो सब चीज़ें, ये सब का क्या हो रहा है, डुप्लीकेसी के नाम पे बेचा जा रहा है इन सबको। तो वो डुप्लीकेट आर्टिकल्स जो होते हैं उनकी पहचान करना भी हमारी भी जिम्मेदारी है, और वो प्रोड्यूसर जिसने हमको दिया है, जिसने हमको सेल किया, जो सेलर है हमारे सामने, उसकी भी जिम्मेदारी है वो प्रोडक्ट्स को ऐसे ना बेचे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी हम लोग इससे भी कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बन जाते हैं थोड़ा बहुत। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, ठीक है, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी का मतलब ये हो गया कि हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिखावे की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिखावे की तरफ भी चले जाते हैं कहीं ना कहीं, कि हमको दिखता है जब कि वो प्रोडक्ट जो है ना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो हम उसकी तरफ भी जाते हैं। दूसरा एक चीज़ क्या होती है, प्रॉब्लम इसके अंदर ये होती है कि जब कमी पड़ती है किसी चीज़ की, ठीक है, जैसे क्या हुआ अभी कोविड के टाइम में फूड की शॉर्टेज पड़ी। फूड की शॉर्टेज में कभी एक बार अफवाह उड़ गई कि नमक ख़त्म हो रहा है भारत के अंदर से। ठीक है, तो नमक की अफवाह उड़ गई, लोग पूरी बोरियां उठा के घर पे अपने भागने लगे लेके। ऐसी न्यूज़ पड़ी होगी, कुछ टाइम पहले सुनी भी होगी आपने। किसी को पता लग गया कि मार्केट से क्या है, चीनी ख़त्म हो रही है, शुगर ख़त्म हो रहा है, तो चीनी की बोरियां लोग इकट्ठी करके रख लेते हैं अपने पास में। इसको होर्डिंग कहते हैं, जमाखोरी जिसको कहा जाता है। तो क्या करते हैं लोग, ऐसे क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को जल्दी से जल्दी कंज्यूम करके उन्हीं प्राइसेस के ऊपर रख लेते हैं। माना 20 रुपये किलो अभी चीनी बिक रही थी, और 20 रुपये किलो चीनी बिकने के बाद में जब होर्डिंग करके रखी, तो वही जैसे ही आएगी इमरजेंसी की सिचुएशन, उसको फिर क्या करा जाएगा, 20 रुपये की चीनी को 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये तक में लोग बेचेंगे। ठीक है, तो ये जमाखोरी के बेसिस पे लोग क्या करते हैं, लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। तो ये इस तरीके की आर्टिफिशियल स्कैरसिटी भी होती है, उसको भी हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ों में भी नहीं पड़ना चाहिए हमको। ठीक है,
और एक है फॉल्स और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में हमको गलत और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसकी वजह से हम लोग एक्सप्लॉइट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे रीज़न्स हैं, ये आपको याद रखने जिन पे मार्क किया है मैंने। ये रीज़न आपके सामने है, ऐसे रीज़न आपके सामने ऑप्शन में दे देगा कि कौन कौन से रीज़न हैं जिससे कंज्यूमर जो होते हैं एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। ठीक है, तो इन रीज़न्स को याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है फैक्ट। यस सर, अगर जैसे भूल गए? जब जा रहे हैं तब जब बात याद आएगा। हाँ, तब पूछ लेंगे। फैक्टर्स कॉजिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। अब ये कंज्यूमर्स क्यों एक्सप्लॉइट हो जा रहे हैं, है ना? क्या इनके पास में इतनी नॉलेज नहीं है या समझदार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये कंज्यूमर एक्सप्लॉइट क्यों हो जा रहे हैं? वो भी रीज़न होंगे ना कुछ ना कुछ। पहला रीज़न जैसा इसके अंदर दिया है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। हम जिस प्रोडक्ट को ख़रीदने जा रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में बहुत कम होती है, इसलिए हमको क्या होता है उसके बारे में पता नहीं होता है। अभी आपने बोला 45 रुपीज़ की कोल्ड ड्रिंक कोई दे देता है हमको, अब हमको नॉलेज उसने हमसे बोल दिया कि 5 रुपये हम कूलिंग के ले रहे हैं, हमको पता ही नहीं है 5 रुपये कूलिंग के पहले ही से ले चुका है वो, और वो 5 रुपये फिर से एक्स्ट्रा ले रहा है। तो ये क्या है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है हमारे पास में। इन्फॉर्मेशन की कमी होने की वजह से भी हम क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, ये भी होता है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ लेने जा रहे हैं, जैसे कभी अगर हम बहुत एक्सपेंसिव चीज़ की तरफ जाते हैं, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ लेने जाते हैं, बाइक लेने चले जाओ, कार लेने चले जाओ, आप गोल्ड लेने चले जाओ, तो आप लोग क्या करते हो, एक बार गूगल करके चेक तो करते हो ना एटलीस्ट कि उस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या कमियां हैं और क्या चीज़ें हैं, उस इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है और ये इन्फॉर्मेशन लेनी भी चाहिए हमको। तो वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन भी हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। लिमिटेड सप्लाईज लिमिटेड होना भी एक प्रॉब्लम है कि क्या होता है, मार्केट के अंदर स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हो जाती है, सप्लाई होना कम हो जाती है। रिसोर्सेज कम आ रही हैं तो सप्लाई भी कम होना शुरू हो जाती है। जब सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है तो लोग MRP से ज़्यादा के प्राइस पे बेचना शुरू कर देते हैं। ये जो कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जाम्पल अभी आपने 45 का दिया, तो ये 45 का सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल में या कहीं ऐसी जगहों पर आपको 45 रुपीज़ की कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा देखने को मिलती है। हाँ सर, हाईवे पर, हाँ, हाईवे हो गया या कहीं ट्रैवल कर रहे हो आप, ट्रांसपोर्टेशन में हो, कहीं ना कहीं ऐसे हो, तो ऐसी जगहों पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड सोर्स है हमारे पास में। ठीक है, सप्लाई लिमिटेड है, वहाँ पे आप अब दूसरी जगह नहीं जा सकते। ठीक है, कंपटीशन वहाँ पे थोड़ा कम। तो ऐसी जगह पे भी क्या होता है, जब सप्लाई कम होती है तो अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग इंसान क्या होता है, वहाँ पे फिर ये सारी चीज़ें करता है। तो सप्लाई भी एक रीज़न होता है, लिमिटेड सप्लाईज का भी रीज़न होता है। लिमिटेड कंपटीशन भी एक रीज़न है। अब लिमिटेड कंपटीशन भी नहीं होना चाहिए। कंपटीशन भी अगर लिमिटेड हुआ कि कुछ ही लोग अगर उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब भी क्या होगा, आपका ये प्रॉब्लम आनी है। ठीक, तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास में क्या होनी चाहिए, कम से कम इतनी हो कि लोगों को फुलफ़िल हो सके। ठीक है, लोगों को फुलफ़िल हो सके वो सारी के सारी जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास में। तो लिमिटेड कंपटीशन भी नहीं होना चाहिए, कंपटीशन को भी एक कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए, स्पेस मिलना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन अगर लिमिटेड हो गया तो मोनोपोली हो जाती है, और मोनोपोली ये सी चीज़ें क्रिएट कर देती है। ठीक है, जियो का एग्जांपल आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा ही था। अब जियो आपसे 500-600 रुपये का भी रिचार्ज कराता है, तब भी आप करने को तैयार होते हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्रिएट कर देते हो। लिमिटेड कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कंपटीशन ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, उसके बाद में इलिटरेसी है। इलिटरेसी इज़ ऑल्सो अ प्रोमिनेंट रीज़न, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप कंज्यूमर्स के राइट्स जो होते हैं वो एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। इलिटरेसी मैंने जैसा बताया था, लेवल वगैरह जो होता है कुछ लोग नहीं पढ़ पाते हैं कि एक्सपायरी डेट हो गई है या इस प्रोडक्ट के बारे में हमको वो नॉलेज इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो इलिटरेसी भी एक रीज़न है हमारे सामने जिसकी वजह से कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट होते हैं। तो ये सारे के सारे रीज़न हैं आपके सामने। ये भी पूछ सकता है कि कंज्यूमर्स कैसे कैसे फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से एक्सप्लॉइट। यस 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 सर, क्या हर प्रोडक्ट में MRP कितना है वो देखना जरूरी होता है? हाँ, ये गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी, कंज्यूमर फोरम जब से बना है तब से ये चीज़ कंपलसरी कर दी है। 1986 के अंदर क्या हुआ था, जब कंज्यूमर्स को लेके राइट्स दिए जा रहे थे, तो इसको लेके एक राइट्स के अंदर एक पॉइंट यही लिखा गया था कि जो भी प्रोडक्ट सेल या बाय किया जाएगा उसकी ट्रांसपेरेंसी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर या सेलर या बायर के बीच में रहनी चाहिए। उस प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन में एक MRP भी आता है, वो MRP भी उसके सामने रहे। MRP तो छोड़िए, आज के समय में तो इंग्रेडिएंट्स तक देखने को मिल जाएंगे आपको कि कौन कौन सी चीज़ों का उस प्रोडक्ट के अंदर यूज़ किया गया है। तो वो इंग्रेडिएंट्स इवन कितनी अमाउंट में किया गया है, कैलोरीज, अगर कोई खाने की चीज़ खरीद रहे हो आप तो वो कैलोरीज तक मेंशन कर देता कि इतनी कैलोरीज आपको
इसमें प्रोडक्ट में दी जा रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने मेंशन करी जाती हैं और ये कंपलसरी है मेंशन करना, ठीक है। और सर जैसे कोई जैसे पानी बॉटल खरीदने हैं, बॉटलों में एमआरपी नहीं लिखा है सर, एमआरपी छपा है लेकिन उसमें प्राइस लिखा है वो नहीं लिखा है, तो केमिकल प्लस हो गया। नहीं, बिल्कुल लिखा रहता है, एकदम लिखा रहता है। नेक पे देखा करो, बॉटल जो वाटर बॉटल होती है उसकी जो नेक होती है, नेक के ऊपर जो होता है वो प्राइसेस लिखे होते हैं। थोड़ा धुंधला दिखेगा लेकिन दिखता है, प्राइसेस हर जगह आपको देखने को मिलेगा। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा अगर उस एक मान लिया कोई प्रोडक्ट है, जैसे मेरे हाथ में ये है आपका मार्कर है, ठीक है। अब इस मार्कर का क्या हुआ, इसके ऊपर प्राइस नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे भी नहीं लिखा है, आप कहोगे इस पर नहीं लिखा, लेकिन इसका जो बॉक्स होगा जिसमें कम से कम 50 मार्कर रखे हैं, 10 मार्कर रखे हैं, उसके ऊपर तो प्राइस लिखा होगा कि कितने मार्कर हैं इसके अंदर, इनका टोटल प्राइस कितना है, और उस टोटल प्राइस के हिसाब से मैं कैलकुलेट कर लूँगा एक मार्कर का प्राइस कितना होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से तो लिखा होगा, कहीं ना कहीं प्राइस मेंशन करना ज़रूरी है। तो छोटे प्रोडक्ट्स पे अगर मेंशन नहीं होता है तो उसके होल सेल जो होती है तो उसके ऊपर मेंशन किया जाता है, ठीक है, इसलिए मेंशन करना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंज्यूमर मूवमेंट। अब क्या हुआ, जब इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होना स्टार्ट हो गया कंज्यूमर्स का, तो कंज्यूमर अपने राइट्स तो मांगेंगे ना भाई। सारी की सारी ड्यूटीज़ कंज्यूमर ही की थोड़ी है कि सब हम ही देखें और बाद में हमको ठग लिया जाता है और उसके बाद में कोई हमारी बात भी नहीं सुनता। तो इसके पीछे कोई तो ऐसा होना चाहिए। तो इसको लेके क्या हुआ, एक कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुआ। जब कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उसके पीछे दो रीज़न हुए। एक तो रीज़न डिससेटिस्फेक्शन है कि कंज्यूमर खुश नहीं है, जो भी प्रोडक्ट उनको बेचा जा रहा है कहीं ना कहीं, तो वो कहीं ना कहीं उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो एक्सप्लॉइटेशन एक रीज़न था जिसकी वजह से वो लोग डिससेटिस्फाइड थे। दूसरा रीज़न कि अगर हम एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं तो हमारे पास में कोई लीगल सिस्टम नहीं है, कोई लीगल राइट्स नहीं है हमारे पास में कि हम उसकी कंप्लेंट लेके कहीं जा सकें। ये मैं बात कर रहा हूँ आपकी 1986 से पहले की, ठीक है। तो 1986 से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो क्या हुआ, कोई भी लीगल सिस्टम नहीं था। तो ये दो रीज़न थे जिसकी वजह से कंज्यूमर मूवमेंट होना स्टार्ट हुए। बहुत सारे मूवमेंट्स होते रहते हैं टाइम पे, तो ऐसे कंज्यूमर मूवमेंट्स भी उस समय में होना स्टार्ट हो। अब जब कंज्यूमर मूवमेंट्स हुए तो उसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी, ज़रूरत आपको पता है, ठीक। ज़रूरत ये है कि कंज्यूमर मूवमेंट जब होंगे तो कंज्यूमर मूवमेंट होने के पीछे ये सारे के सारे रीज़न आपके सामने रहेंगे। सबसे पहली बात ये है कि कंज्यूमर मूवमेंट जब होगा तो कंज्यूमर मूवमेंट होने के बाद में गवर्नमेंट की नज़रों में ये चीज़ भी जाएगी, चलो सोसाइटी में ये भी प्रॉब्लम है, कंज्यूमर्स की भी प्रॉब्लम चल रही है, तो हमको कंज्यूमर की प्रॉब्लम भी देखना है। तो कंज्यूमर की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ लॉ भी पास करने की कोशिश करेगी। और वो लॉ पास करने का मतलब क्या होगा, कंज्यूमर अवेयर होगा। जो मूवमेंट हो रहा है उससे कंज्यूमर अवेयर होगा, उसको पता लगेगा कि ये कंज्यूमर अवेयरनेस जो चीज़ है, मतलब हम जो चीज़ें खरीद रहे हैं उन चीज़ों में हमारे साथ कुछ धोखाधड़ी हो रही है। उस धोखाधड़ी के लिए ये क्या हुआ, अभी पहले कंज्यूमर को नहीं पता था, लेकिन अब जैसे ही मूवमेंट होना शुरू हुए कंज्यूमर्स को पता लगना शुरू हुआ, ठीक है। तो ऐसे बहुत से रीज़न हैं, कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ी हमको कंज्यूमर मूवमेंट की। इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है क्योंकि आपको ये चीज़ें पता ही होती हैं लगभग, ठीक है। बात ये है कि कंज्यूमर मूवमेंट जो हुए उन कंज्यूमर मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या हुआ, जैसे इंडिया के अंदर उन कंज्यूमर मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। तो कंज्यूमर मूवमेंट का देखो सिंपल सा इम्पैक्ट हमको ये देखना है कि ये कंज्यूमर मूवमेंट भारत के अंदर क्यों हुआ। भारत के अंदर कंज्यूमर मूवमेंट इसलिए हुआ कि भारत के अंदर फूड शॉर्टेज पड़ी 1970s में, ठीक है। 1970 में क्या हुआ, भारत के अंदर फूड शॉर्टेज पड़ी। फूड शॉर्टेज के बाद में क्या हुआ, लोगों ने होर्डिंग, वही जो बताया जमाखोरी वगैरह बताया मैंने, ब्लैक मार्केटिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है। और फूड मार्केटिंग वगैरह करना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ, प्राइसेस बहुत हाई हो गए मार्केट में, बहुत क्या हुआ, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ता चला गया, महंगाई बढ़ती चली गई। अब इन सब से लोग दुखी हुए, परेशान हुए, उन्होंने मूवमेंट करना शुरू किया कि कंज्यूमर्स को कहीं ना कहीं ठगा जा रहा है, उनके साथ में बेईमानी हो रही है इन सब चीज़ों से। तो जब ये कंज्यूमर्स के राइट्स क्या हुआ, जब उनको पता लगा कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट का ध्यान भी इसकी तरफ गया कि कंज्यूमर्स को उनके राइट्स देने पड़ेंगे, क्योंकि ये मूवमेंट कहीं ना कहीं बड़े मूवमेंट होते चले जा रहे थे। तो ये चीज़ याद आई एक स्टेप के फॉर्म में, जब स्टेप लिया गया उसको बोलते हैं हम लोग 1986 का एक्ट बोला जाता है जो लिया गया था, और उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आया, जिसको कोपरा के नाम से भी जाना जाता है, COPRA, कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पार्लियामेंट के अंदर बना और इसके अंदर बोला गया कि कंज्यूमर्स को फंडामेंटल राइट्स जो हैं कुछ, उसके अंदर कंज्यूमर राइट्स को भी ऐड किया जाए। तो कंज्यूमर राइट्स को ऐड किया गया, कहाँ बताया मैंने, आर्टिकल 14 से लेके 19 तक जो आपके आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स के अंदर कंज्यूमर्स के राइट को
दे दिया गया। ठीक है, 14 से 19, 14 से 18 आर्टिकल क्या होते हैं आपके? राइट टू इक्वलिटी या राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लॉ के सामने इक्वल प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो 14 से 18 तो ये कहता है, और आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम कहता है आपकी, हमको फ्रीडम है कि हम अपने प्रोडक्ट को खुद चूज़ कर सकें कि हमको कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कौन सा नहीं लेना। तो ये आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 19 तक के क्या हुए, ये कंज्यूमर मूवमेंट के थ्रू हमको राइट्स मिल गए कि अब जो भी हमारे साथ में अगर फ्रॉड हुआ या एक्सप्लॉयटेशन हुआ तो हमारे पास में लॉ है, एक लीगल सिस्टम है वो हमारे पास में, जिसके थ्रू हम इन लोग के पास में जा सकते हैं और पास में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं और अब हमारी बात को सुना जाएगा। ठीक है, तो ये कंज्यूमर मूवमेंट इंडिया में चला तो इससे ये इम्पैक्ट पड़ा। ठीक, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वही है जो अभी मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 14 से लेकर 19 तक की बात हुई। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी हमारा आर्टिकल 14 से 19 का पार्ट है, एक राइट 14 से 19 के पार्ट के अंदर ही राइट टू इन्फॉर्मेशन भी है। हमको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी दो, अगर कोई प्रोडक्ट हम खरीदने जा रहे हैं तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना भी, या इन्फॉर्मेशन कोई पर्सन से अगर हम लेना चाह रहे हैं तो ये भी मेरे पास में राइट है, वो मुझे मना नहीं कर सकता कि नहीं हम आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो ये चीज़ भी क्या है, कहीं ना कहीं इन लॉज के थ्रू आपको मिल गई। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इंडिया के अंदर ऐसे आया। उसके बाद में आपको क्या देखना है, कुछ डेज मनाए जाते हैं, जैसे आपके वन लाइनर फैक्ट में पूछ लेता है सीधा सीधा कि कौन से ऐसे डेज हैं जिनको कंज्यूमर डे के हिसाब से मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज हम लोग के सामने दो हैं, एक तो है आपका 24 दिसंबर। ठीक है, ये तो हम लोग इंडिया के अंदर ही सेलिब्रेट करते हैं 24 दिसंबर को। ठीक, 24 दिसंबर ही को क्यों हम लोग कंज्यूमर डे मनाते हैं, ये भी बात लिखी हुई है सामने, क्योंकि कंज्यूमर डे जब 1986 के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया तो वो डेट थी 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को तब से लेके अब तक लगातार हम लोग नेशनल कंज्यूमर डे मनाते हैं और उसके अंदर जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनकी राइट्स के बारे में उनको बताया जाता है जब इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। 15 मार्च इज़ द इंटरनेशनल, यस यस वही प्रोड्यूसर है ये सर, रेलवे में खाना पीना जो होता है सर वो रेलवे देता है सर, उसने भी अगर ऐसे किया जैसे हमारे इंडिया का बेंकी रहते वाटर को काफी टाइम कर रहा है हम लोगों को, तो यही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का अगर गवर्नमेंट भी आपके साथ में किसी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन करती है तो वो गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई है कंज्यूमर फोरम। ठीक है, तो कंज्यूमर फोरम के पास जाते हो आप, डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास में नहीं जाते हो। तो क्या है, एक बॉडी बनी हुई है, आप अपने राइट्स को लेके कंज्यूमर फोरम में जाके कंप्लेंट करोगे। अब वो कंप्लेंट अगेंस्ट एनी ऑफ द वन हो सकती है पूरे भारत के अंदर, अगर किसी ने एक्सप्लॉयटेशन किया है किसी बेसिस पे। ठीक है, तो वो किसी के भी अगेंस्ट में आप कंप्लेंट कर सकते हो कंज्यूमर फोरम के अंदर जा। ठीक है, तो वो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो, अगर आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट ने मेरे साथ में एक्सप्लॉयटेशन किया तो आप कंज्यूमर के जाके फिर वो भी कर सकते हो। इवन वो देखिए ना आपने ओ माई गॉड के अंदर तो आप लोग ने मूवी देखी होगी, तो उसके अंदर तो वो भगवान तक को नहीं छोड़ते, भगवान की तक कंप्लेंट कर देते हैं ले जाके उठा। ठीक है, तो कोर्ट में भगवान तक को घसीट लेते हैं। तो राइट्स इतनी स्ट्रांग हैं आपके पास में कि आप राइट्स के बेसिस पे किसी को भी घसीट सकते हो कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो वो राइट्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो ये दो डेज़ आप लोग याद रखना, एक 24 दिसंबर, एक 15 दिसंबर। 24 दिसंबर आपका नेशनल कंज्यूमर डे और 15 मार्च आपका इंटरनेशनल कंज्यूमर डे। ठीक है, तो ये दो डेट आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। हाँ, कंज्यूमर राइट्स जिनकी अभी तक हम लोग लगातार बात कर रहे हैं वो कंज्यूमर के राइट्स हैं क्या क्या। ठीक है, राइट टू बी हर्ड। ठीक है, मेरे को सुनो, अगर मैं कोई बात बोल रहा हूँ, मैंने आपसे कोई चीज़ कंज्यूम की है तो मुझे सुनिए आपको मुझे ये अधिकार है कि आप मेरी बातों को सुनेंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी और मुझे भी इन्फॉर्मेशन लेने का पूरा अधिकार है। राइट टू चूज़, मुझे प्रोडक्ट्स के बीच में चूज़ करने का भी अधिकार है, आप ज़बरदस्ती मुझे कोई प्रोडक्ट मेरे पास में नहीं दे सकते। ठीक है, राइट टू सेफ्टी, मुझे सेफ्टी का भी अधिकार है मेरे पास में, अगर मुझे प्रोडक्ट कोई सेफ़ नहीं लग रहा है तो मैं प्रोडक्ट नहीं लूँगा, तो मुझे दूसरे प्रोडक्ट को इसी तरीके से चूज़ करने का अधिकार। राइट टू सीक रिड्रेसल,
अगर प्रोडक्ट आपने मेरे को कोई ख़राब दिया तो मेरे पास कंप्लेंट करने का भी अधिकार है, तो मैं कंप्लेंट भी कर सकता हूँ जाके। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर एजुकेशन का भी अधिकार है मेरे पास में। अगर मैं किसी तरीके की ऐसी एजुकेशन लेना चाहता हूँ, नॉलेज लेना चाहता हूँ उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो प्रोडक्ट आपसे या किसी भी सेलर से या बायर से जब भी ख़रीदा जाता है, तो सॉरी सेलर से जब ख़रीदा जाता है तो उसकी क्या होती है, एजुकेशन भी कहीं ना कहीं हम ले सकते हैं। हम बाइक ख़रीदना चाहते हैं तो हम 100 चीज़ों से रिटर्न कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, सीखते हैं उससे, ठीक है। या कंज्यूमर को लेकर कहीं ना कहीं एजुकेशन प्राप्त करने का भी अधिकार मेरे पास में रहता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कंज्यूमर्स के राइट्स हैं। ये 6 के 6 राइट्स आपको याद होने चाहिए कि कंज्यूमर्स के पास में क्या क्या राइट होते हैं, ठीक है। ये 6 राइट्स हैं कंज्यूमर के पास में। एक एक करके सारे राइट्स को हम लोग देख लेंगे। राइट टू बी हर्ड क्या है? राइट टू बी हर्ड का मतलब ये होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि अगर कोई प्रोडक्ट मैंने ख़रीदा और उस प्रोडक्ट के बारे में मुझे अगर कुछ नॉलेज चाहिए, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैंने जो प्रोडक्ट ख़रीदा, मान लिया एक बिस्किट का बिस्किट ख़रीदा मैंने। अब वो बिस्किट जो मैंने ख़रीदा तो बिस्किट के लिए क्या हुआ, मैंने क्या बोला, मेरे को ख़राब दे दिया, क्योंकि क्वालिटी उसकी ख़राब हो गई। मैं गया शॉपकीपर के पास में, मैंने कहा ये आपने बिस्किट का पैकेट मेरे को ख़राब दे दिया। शॉपकीपर बोला कि नहीं, मैंने आपको ख़राब नहीं दिया था, आपने मेरी शॉप से नहीं किसी और शॉप से लिया होगा, ठीक है, ऐसा बोल दिया उसने। कुछ ऐसी चीज़ हो गई आपके साथ में, तो क्या होगा, अब वो अगर मानने को तैयार नहीं है शॉपकीपर, तो आप क्या करोगे, कंज्यूमर फोरम के पास में जाओगे। कंज्यूमर फोरम क्या है, ये बोला गया राइट टू हर्ट, कंज्यूमर के पास में अधिकार है कि आपकी बात को सुना जाए। तो कंज्यूमर फोरम को क्या है, ये ड्यूटी हो जाएगी कि आप कोई बात को वो सुने, और जो बिस्किट का पैकेट लिया था उसको क्रॉस चेक करे एक बार, और सारी की सारी चीज़ें देखेगा। वो इन सारी चीज़ों को क्या करेगा, इंक्वायरी करेंगे, इससे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उसके बाद में फिर डिसीज़न लिया जाएगा कि किसकी बात सही है किसकी गलत है, ठीक है। तो राइट टू बी हर्ड का हमको एक राइट है, ठीक, इसमें एडवांटेज में हम लोग। दूसरा है हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगर मैं कोई प्रोडक्ट ख़रीद रहा हूँ तो वो प्रोडक्ट ख़रीदने से पहले मेरे पास में क्या है, इन्फॉर्मेशन का अधिकार होना चाहिए। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन जो था आपका बेटा 2005 के अंदर ऐड किया गया था। 1986 के बाद में 2005 में फिर से अमेंडमेंट किया गया और राइट टू इन्फॉर्मेशन को भी ऐड इसके अंदर कर दिया गया। राइट टू इन्फॉर्मेशन, अगर कोई प्रोडक्ट ख़रीद रहा हूँ तो प्रोडक्ट के बारे में मुझे पूरी नॉलेज दीजिए आप, आपकी ये जिम्मेदारी है, ड्यूटी है कि उस प्रोडक्ट के बारे में आप पूरी नॉलेज मुझे दीजिए। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास में, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू चूज़, मुझे चूज़ करने का भी अधिकार है कि भाई मैं कौन सी डायरेक्शन में जाऊँ, मैं राइट जाऊँ, मैं लेफ़्ट जाऊँ, मैं किधर भी जाऊँ, मेरे ऊपर है ये। तो राइट टू चूज़ का अधिकार है मेरे पास में। आप मेरे को कोई 2 प्रोडक्ट दे रहे हो, आप मेरे को ज़बरदस्ती कोई प्रोडक्ट नहीं दे सकते, वो मेरा अधिकार है, मेरा राइट है कि मैं उस प्रोडक्ट को चूज़ कर सकूँ। तो 2 प्रोडक्ट में से मुझे कौन सा प्रोडक्ट लेना है, ये जिम्मेदारी मेरी है और ये अधिकार भी मेरा है, इसलिए कोई भी सेलर आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोप नहीं सकता। तो राइट टू चूज़ का भी हमको कहीं ना कहीं एक एडवांटेज या राइट दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी क्या, सेफ्टी का भी अधिकार। अब क्या होता है कि आप मार्केट के अंदर जाते हो, मार्केट के अंदर जाके मान लिया कि कुछ हमको बर्तन खरीदने, ठीक है, कुछ घरेलू सामान खरीदने, घरेलू सामान हमने ये करा किचन के कुछ सामान खरीदने, उसमें कुकर जैसा एग्जाम्पल होता है। कुकर खरीदने गए आप, अब कुकर में क्या होता है, सीटी वीटी लगती है। सीटी लगने के लिए कभी क्या होता है, प्रेशर कुकर में क्या होता है, अगर वो ख़राब होती है तो उसका प्रेशर ना बनने की वजह से कुकर फट भी जाते हैं, ठीक है, डैमेज भी हो जाते हैं कुकर। और वो डैमेज होने की वजह से कई सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं हमारे सामने कि कुकर फटने की वजह से क्या होता है, जान के लॉसेस भी होते हैं, लाइफ के लॉसेस भी होते हैं, जानें भी चली जाती हैं लोगों की, ठीक है। तो ये भी होता है। तो वो राइट टू सेफ्टी मेरे पास में है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो पहले तो वो आप मेरे को सेफ़ चीज़ दीजिए, कोई भी ख़राब चीज़ आप मेरे को नहीं दे सकते, आप सेफ़ चीज़ दीजिए। और अगर उस सेफ्टी के बेसिस पे कोई ऐसा केस हो जाता है, जैसा मैंने अभी बताया कुकर फटने वाला, या सिलेंडर ही लेते हो आप तो सिलेंडर को भी चेक किया जाता है सेफ्टी का, उसमें भी अधिकार मिलता है आपको। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम क्या कर सकते हैं, कंपनसेशन के लिए जा सकते हैं कंज्यूमर फोरम के अंदर कि इन्होंने हमको ऐसा ऐसा प्रोडक्ट दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट टू सीक रिड्रेसल।
राइट टू सीक रिड्रेसल वही है कि आप कंज्यूमर फोरम है आपके पास में, गवर्नमेंट ने कंज्यूमर फोरम अलग से बना दिया है आपके लिए, और आप कंज्यूमर फोरम के पास में जाइए और कंज्यूमर फोरम के पास में जाके आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं कि इन्होंने जो प्रोडक्ट मेरे को दिया वो प्रोडक्ट ख़राब दिया है, ठीक है। और आप इसको लेके कहीं ना कहीं एक्शन लीजिए। तो कंज्यूमर फोरम की क्या होती है, एक जिम्मेदारी होती है और उसकी ड्यूटी हो जाती है वो कि वो आपकी बात को सुने और उनके अगेंस्ट में कोई ना कोई एक्शन ले, ठीक है। तो राइट टू सीक रिड्रेसल भी मेरे पास में, कंप्लेंट करने का अधिकार भी मेरे पास में, ठीक है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है। ये जागो ग्राहक जागो, ये सारे के सारे चीज़ें आप देखते रहते हो, ठीक। तो ये सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट आपके लिए टाइम टू टाइम करती रहती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको कहीं ना कहीं जागरूक कर रही है, ठीक, जागरूक कर रही है। तो जागरूक करने का अधिकार भी मेरे पास में है कि वो जागरूकता को मैं गेन कर सकूं, उस एजुकेशन को मैं गेन कर सकूं जो गवर्नमेंट मेरे को देना चाह रही है, ठीक है। तो ये एजुकेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन भी हमारे पास में कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है वाई कंज्यूमर एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। कंज्यूमर एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? कंज्यूमर एजुकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पहली बात तो ये कि आपका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वो एक्सप्लॉयटेशन से आप बच जाओगे, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, जब आप जाओगे किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, जो इलिटरेसी वाला एक रीज़न था हमारे पास में, जब हम कंज्यूमर के से रिलेटेड एजुकेशन हमारे पास में होगी, जब हम लोग जागरूक हो जाएंगे तो हम वो गलतियाँ नहीं करेंगे, ठीक है। अभी क्या हुआ, कुछ ऐसे हॉलमार्क वगैरह होते हैं, ठीक है। अभी आपका जो कुछ ऐसे हॉलमार्क हैं, जैसे एग मार्क, अगर एक एग्जांपल ले लें, अगर हम, एक एग मार्क होता है आपका। एग मार्क किसके लिए होता है? एग मार्क होता है हमारा जो भी हमारी क्रॉप्स वगैरह होती हैं, तो क्रॉप्स वगैरह को लेके उनके ऊपर एक लोगो लगा दिया जाता है, ठीक, एक लोगो टाइप का लगा दिया जाता है कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर ये लोगो लगा हुआ होगा वो प्रोडक्ट गवर्नमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं गारंटी लिया गया है कि इस प्रोडक्ट के अंदर किसी भी तरीके की कोई मिलावट नहीं है और ये ख़राब नहीं है। तो जब उस पर ये गारंटी लग जाती है, ऐसा कोई मार्क लगा दिया जाता है, तो वो मार्क ये दर्शाता है कि ये प्रोडक्ट में खराबी नहीं है, ये प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो ऐसे जब मार्क लगा दिए जाएं, जैसे सोने के ऊपर हॉल मार्क लगा दिया जाता है, गोल्ड के ऊपर जब हॉल मार्क लगा दिया जाता है तो आप गारंटी चेक करते हैं ना कि गोल्ड के ऊपर जब तक हॉल मार्क नहीं है तब तक सोना ना खरीदो। ये सब समय समय पर टेलीविज़न पे एडवर्टीज़मेंट दिखाए जाते हैं, रेडियो में एडवर्टीज़मेंट होते हैं, यूट्यूब से लेके इतनी सोशल मीडियाज़ हैं हमारे सामने, तो उन सब में ऐसे एडवर्टीज़मेंट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं लॉन्च करती रहती है, आपको दिखाती रहती है कि ये क्या है। ये सब इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कंज्यूमर एजुकेशन जब तक लोगों के पास में नहीं होगी, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो सुन तो सकते हैं, उनको ये सुनने के बेसिस पे तो वो डिसीजन ले सकते हैं। तो वो इलिटरेसी को ख़त्म करने के लिए कंज्यूमर एजुकेशन ज़रूरी थी, जिससे आपका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, आप फ्रॉड में ना फंसो, इसलिए कंज्यूमर एजुकेशन आपके लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। तो कंज्यूमर एजुकेशन भी आपके लिए ज़रूरी होती है, ठीक। कुछ चीज़ें और, जैसे ये ISI मार्क है, हमने ISI मार्क की बात करी। ISI मार्क होता है, एक एग मार्क की बात की हम लोग ने, एग मार्क होता है, इस तरीके के बने हुए होते हैं, ठीक है। हॉल मार्क ऐसा बना हुआ होता है आपका, जो कि सोने के ऊपर कहीं ना कहीं गोल्ड के ऊपर लगा हुआ होता है। तो ये मार्क देख के प्रोडक्ट को ख़रीदना ज़रूरी होता है। ये जो भी आपके ISI मार्क जो होता है, जैसे भी आप इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स कुछ लेते हो, कुछ आप डोमेस्टिक इक्विपमेंट्स लेते हो, घर के ख़रीदने की चीज़ें वगैरह लेते हो, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर क्या होता है, ये ISI मार्क को लगाया जाता है, ठीक है। ये जो होता है आपका एग मार्क, जैसे मैंने बताया आपको कि जब क्रॉप्स को लेके आप कुछ ऐसा लेते हो, फर्टिलाइज़र्स वगैरह लेते हो, तो फर्टिलाइज़र्स वगैरह के लिए जितनी भी चीज़ों को आप ख़रीदते हो, खाद वगैरह ख़रीदते हैं हम, कुछ ऐसा करते हैं, तो उसके ऊपर ये सब का सब लगा हुआ होता है, एग मार्क लगा होता है। क्रॉप से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, गोल्ड के ऊपर ही हॉल मार्क लगा होता है। तो ऐसी चीज़ों को देख के हमको प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए, वरना हमको प्रोडक्ट को नहीं कंज्यूम करना चाहिए अगर ये सब चीज़ें उसके अंदर नहीं दी गई, ठीक है। वेयर शुड कंज्यूमर गो टू गेट जस्टिस? कहाँ जाएंगे कंज्यूमर? ये आपके सामने साफ साफ है, कंज्यूमर फोरम, जिसकी बात अभी तक हम लोग कर रहे थे। इस कंज्यूमर फोरम के अंदर लोग जाएंगे अगर उनको जस्टिस नहीं मिलती है या उनकी सुनवाई नहीं होती है या उनके साथ में अगर कोई फ्रॉड होता है, तो वो कंज्यूमर फोरम में जाते हैं, ठीक। कंज्यूमर फोरम में जाते हैं, कंज्यूमर फोरम में जाके कंप्लेंट करते हैं। और कंज्यूमर फोरम जो बना है आपका, वो कंज्यूमर फोरम ऐसा नहीं है कि ये दिल्ली के अंदर ही आपको जाना पड़ेगा, इसमें दिल्ली लिखा हुआ जैसे। तो कंज्यूमर लेवल जो आपका फोरम है उसको 3 टायर सिस्टम के हिसाब से बनाया गया, ठीक है। कैसा बनाया गया? 3 टायर सिस्टम बनाया गया। एक बोला गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, ठीक है, एक बोला गया स्टेट लेवल पे भी है और एक बोला गया नेशनल लेवल पे भी है।
ऐसा क्यों बनाया गया? ऐसा इसलिए बनाया गया कि ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, अगर यहाँ पे आपकी बात को नहीं सुना गया तो आप फिर कहाँ जाओगे? स्टेट लेवल पे चले जाओ। अगर स्टेट लेवल पे आपकी बात को नहीं सुना जा रहा है तब आप कहाँ जाओगे? नेशनल लेवल पे जा सकते हो। तो इस तरीके से जैसे कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया आपका, ठीक है, फिर उसके बाद में हाई कोर्ट्स होते हैं आपके, फिर बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट होता है, वो भी 3 टायर स्ट्रक्चर है, ये भी 3 टायर स्ट्रक्चर है आपका। तो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप कंप्लेन करोगे, नहीं सुनी स्टेट लेवल पे जाओ, सुनी नहीं सुनी तो नेशनल लेवल पे जाओ। अगर आपकी बात सही प्रूव हो जाती है, अगर आपने जो कंप्लेंट की है और वो कंप्लेंट अगर सही प्रूव हो जाती है तो वो कंप्लेंट सही प्रूव होने के बाद में जो कंपेंसेशन होता है उस प्रोडक्ट का, वो कंपेंसेशन आपको मिलता है, ठीक है। अगर वो बात यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रूव हो गई, सही प्रूव हो जाती है, तो वो आपको लगभग 20 लाख रुपए तक का कंपनसेशन मिल सकता है अगर आपकी बात सही होती है, ठीक। अगर आपकी बात स्टेट लेवल पे ठीक होती है तो 20 लाख से लेके ये आपके सामने देखो, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, पूरा मार्जिन कहीं ना कहीं ये डिसाइड करा गया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितना मिलेगा, स्टेट लेवल पे कितना मिलेगा या नेशनल लेवल पे। अब क्योंकि आप परेशान हुए उस प्रोडक्ट को लेके, आपको प्रॉब्लम हुई उस प्रोडक्ट को लेके और आपने कितने सारे चक्कर मारे इन सब के कंज्यूमर फोरम वगैरह के, तो जितनी भी परेशानियां आपको हुई उसके बदले में आपको कंपनसेशन दिया जाता है, ठीक। वो कंपनसेशन कौन देगा? वो सेलर देगा जिसकी वजह से सारे के सारे नुकसान हुए हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर पेनल्टी पड़ती है, वो कंपनसेशन पड़ता है, ठीक। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगभग 20 लाख रुपए तक का फाइन पड़ जाता है अगर कोई ऐसे प्रोडक्ट का पकड़ा जाता है, कुछ ऐसा होता है। स्टेट लेवल पे 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक की ये पेनल्टी है। नेशनल लेवल पे क्या है, 1 करोड़ से ऊपर की भी पेनल्टी आपके ऊपर पड़ सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके सामने होती हैं। और अगर आपकी बात डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं सुनी जाती है तो आप कहाँ? स्टेट लेवल पे जाते हो। स्टेट लेवल पे नहीं सुनी जाती है तो आप नेशनल लेवल पे जाते हो। तो 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, इसमें मूव करते चले जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कंज्यूमर राइट्स या कंज्यूमर फोरम से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर के जो भी राइट्स थे वो बहुत बेसिक राइट्स हैं, आप सबको पता होते हैं, हम सबको पता ही है कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं। बस हमको ज़रूरत क्या है कि हम कितना ज़्यादा यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। हम लोग को पता बहुत सी चीज़ें होती हैं लेकिन हम लोग का एक्टिव पार्टिसिपेशन उसके अंदर ज़ीरो हो जाता, कम हो जाता, ठीक है। तो ज़रूरत यह है कि कंज्यूमर राइट्स को हम लोग पढ़ के सिर्फ किताबों तक ना रखें या अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कहीं ना कहीं यूज़ ना करें। इस सबको हम लोग प्रैक्टिकली या फील्ड में ला के क्या करें, प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। तो जो भी आपके कंज्यूमर के राइट्स हैं वो कंज्यूमर के राइट्स आपके पास में हैं, बहुत सारे राइट्स हैं आपके पास में। तो अगर आपकी कुछ बात नहीं सुनी जा रही है तो आप उसको लेके कंज्यूमर फोरम भी जा सकते हैं। कंज्यूमर फोरम अगर आपकी बात नहीं सुनता है तो उसके भी 3 स्टेप हमारे सामने थे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल, ठीक है। तो ऐसे कंज्यूमर फोरम आपकी बात सुनता है। तो हमको बातें पहुंचानी ज़रूरी है, गवर्नमेंट तक ये बातें पहुंचानी ज़रूरी है कि कुछ गलत हो रहा है, वरना सोसाइटी का इम्प्रूवमेंट होना हमारे ऊपर डिपेंडेंट होता है और हमें उसको कहीं ना कहीं ख़राब नहीं कर सकते। हर एक चीज़ को लेके हमको बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंज्यूमर राइट समझ आ गया आप लोग को सबको? ओके, वेरी गुड। तो कंज्यूमर राइट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन इन्हीं में से बन जाएंगे, इससे बाहर के क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएंगे, ठीक है। तो कंज्यूमर राइट से जो भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपके आएंगे वो 2-3 क्वेश्चन आप लोग यहाँ से कवर कर लोगे। और वो 2-3 क्वेश्चन भी आ जाएंगे जब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। अभी इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लेंगे 15-20 क्वेश्चन के। तो 15-20 क्वेश्चन में से ही आपके 2-3 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो उसके बेसिस पे तो अब आप लोग चिंता ना करो कि इसमें से कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर की हम लोग बात करेंगे। अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी? नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं बेटा। अभी विलेज ऑफ पालमपुर भी बचा हुआ है थोड़ा सा, और थोड़ा हाँ वो बेकार नहीं है, क्वेश्चन उससे भी बोल लेता है। तो उसके बाद में 2 चैप्टर भी आपके और हैं, उनको भी अभी देख लेंगे। अब देख लेते हैं जो भी चैप्टर आपके लिए ज़्यादा रिलेवेंट होगा। हाँ 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 बेटा, वो आप पढ़ लेना, रीडिंग लगा लेना। और रीडिंग लगाने का उसका तरीका ये है कि आप एनसीईआरटी को उठाना, एनसीईआरटी में से उसको एक बार उठा के पढ़ लेना। पूरी स्टोरी है, स्टोरी पढ़ लोगे। स्टोरी पढ़ने के बाद समरी दी हुई होती है लास्ट में, ठीक है। तो जब चैप्टर के लास्ट में एक समरी दी हुई है और उस समरी को रिवाइज कर लेना। विलेज ऑफ पालमपुर से सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाएंगे। आपने स्टोरी अगर समझ ली हो
तो वो समझने के बेसिस पे ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, बस इतना ही है। और वो स्टोरी विलेज ऑफ पालमपुर की स्टोरी जो है वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों से रिलेट करती है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। हमने अब ये भी देख लिया, कंज्यूमर के राइट्स भी देख लिए, हमने ये भी देख लिया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो इन सभी के इर्द गिर्द वो सारी की सारी स्टोरी घूमती रहेगी। तो आप लॉजिकली उन सारी चीज़ों को सॉल्व कर लोगे, वो आपके लिए हर्डल नहीं है कुछ। फिर भी अगर प्रॉब्लम आएगी आप मुझे बताना, मैं आपको स्टोरी भी सुना दूंगा उसकी पूरी, और उससे रिलेवेंट जो क्वेश्चन होंगे वो भी बता दूंगा, ठीक है। वो आपके लिए फ़िलहाल एक क्वेश्चन आएगा उसमें से मैक्सिमम, और वो एक क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर लोगे जो आपने प्रीवियस अभी पढ़ लिया है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में या एलपीजी में, ग्लोबलाइजेशन में या फिर कंज्यूमर राइट्स में, ठीक है। इससे वो क्वेश्चन बना लोगे। अभी 2 चैप्टर जो हम लोग के पास बचे उस पर हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर बात कर लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कंज्यूमर राइट्स सब आ गया, क्लियर हो गया? नो सर। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोग से। ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।